दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं विश्व की दो महाशक्तियों यूएस और चाइना के बीच साउथ चाइना सी एरिया में चल रहे बड़े संघर्ष के बारे में, जो कभी भी एक बड़े मिलिट्री वॉर का रूप ले सकता है। हिंदीपीडिया में आपका स्वागत है। यदि अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी सब्सक्राइब करें तथा भविष्य के सभी वीडियो अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लें। अमेरिका और चीन के बीच टेंशन लगातार बढ़ रहा है, क्योंकि वे हांगकांग में डेमोक्रेसी से लेकर टिकटॉक की डेटा सिक्योरिटी तक हर चीज पर डिस्प्यूट करते हैं। लेकिन एक जगह है साउथ चाइना सी, जहां सुपर पावर्स के बीच एक मिलिट्री वॉर होने की सबसे अधिक संभावना है। अब साउथ चाइना सी दुनिया की दो सबसे बड़ी सेनाओं के बीच युद्ध के खेल को बढ़ाने का प्लेस है। दोनों एक ऐसे बिंदु पर पहुंच रहे हैं जहां टकराव हो रहा है। अधिक संभावना है कि हाल के तनावों ने अधिक खतरा पैदा कर दिया है। अमेरिकी स्पष्ट रूप से सुपर पावर थे, वे जहां चाहे वहां जा सकते थे और कोई और इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता था। जबकि अब लगता है कि चीनी यह सोचने लगे हैं कि उनके पास मिलिट्री पावर और ऐसे हथियार हैं जो वास्तव में अमेरिकियों को धमका सकते हैं। अमेरिकी चीन संबंधों के लिए एक महत्वपूर्ण फ्लैश पॉइंट बने साउथ चाइना सी में 1.4 मिलियन स्क्वायर मील इसे लगभग 1.5 गुना बना देता है। मेडिटेरेनियन सी से भी बड़ा यह एक प्रमुख कमर्शियल एंट्रेंस है, जहां हर साल दुनिया के सी शिपिंग का 1/3 पार्ट इसके माध्यम से गुजरता है, जो सरफेस के नीचे ट्रेड में $3 ट्रिलियन से अधिक के लिए जिम्मेदार है। मरीन लाइफ नियरेस्ट कंट्रीज के फूड और इकोनॉमी के लिए इम्पोर्टेंट है। ग्लोबल फिशिंग का लगभग 12% इस जल से आता है, जो दुनिया के आधे से अधिक प्राकृतिक गैस और कच्चे तेल का भंडार है। अमेरिका का अनुमान है कि सी लगभग 190 ट्रिलियन क्यूबिक फीट प्राकृतिक गैस और 11 बिलियन बैरल तेल रखता है। साउथ चाइना सी यह एक स्ट्रेटेजिक प्लेस है, जो वास्तव में एक तरफ पैसिफिक और दूसरी तरफ इंडियन ओशन और फिर नॉर्थ से चीन और साउथ से ऑस्ट्रेलिया को वर्ल्ड ट्रेड की भारी मात्रा में जोड़ता है। जापान, ताइवान सभी साउथ चाइना सी के माध्यम से यात्रा करते हैं। दशकों से चीन और पड़ोसी साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज ने इस क्षेत्र के भीतर टेरिटोरियल क्लेम्स पर डिस्प्यूट किया है। साउथ में स्प्रेटली द्वीप और नॉर्थ में पैरासेल आइलैंड है। यही डिस्प्यूट का सब्जेक्ट है। विवादों की परतें यही हैं जो स्थिति को इतना खतरनाक बनाती है। ब्रुनेई, मलेशिया, फिलीपींस, ताइवान और वियतनाम सभी का इस क्षेत्र में दावा है, लेकिन चीन ने साउथ चाइना सी के 80 से अधिक हिस्से पर 1947 के एक मैप का जिक्र करते हुए दावा किया है और एक युआकार की लाइन को अपने हेनन द्वीप के साउथ में 100 मील या 1800 किलोमीटर साउथ में साउथ चाइना सी में 1907 और 1947 के बीच उभरे दावे के दक्षिण में एक बिंदु तक लूपिंग दिखाता है। 40 साल और यह वास्तव में चीन के विदेशी शक्तियों के खिलाफ संघर्ष के संदर्भ में उभरा। 20 सेंचुरी के पहले भाग में जापान के खिलाफ और फिर बाद में फ्रांस के खिलाफ और फिर उसके खिलाफ सेकंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जापान फिर से एक इमोशनल क्वेश्चन बन गया। यह एक ऐसा समय बन गया जब चीन दुनिया के खिलाफ खड़ा होना चाहता था और ऐसा करने का एक तरीका एरिया पर क्लेम करना था। 20 सेंचुरी के अंत तक इस दावे पर जोर देते हुए रील में साउथ चाइना सी के कुछ हिस्सों में तेल की खोज की गई थी। आइलैंड्स के कंट्रोल के लिए राष्ट्र आपस में भिड़ गए, लेकिन 1990 के दशक के मध्य से स्प्रेटली और पैरासेल आइलैंड्स के अधिकांश हिस्सों पर कब्जा कर लिया गया। जैसे जैसे वर्ल्ड स्टेज पर चीन की स्थिति बढ़ी, वैसे वैसे चीनी क्षेत्र में भी उनकी एक्टिविटीज ने बताया कि यह डिस्प्यूट कैसे शुरू हुआ।
उन आइलैंड्स पर कंस्ट्रक्शन शुरू करने के लिए साउथ चाइना सी में अपने दावों को लागू करना, जिन पर उन्होंने कैप्चर कर लिया था। साउथ चाइना सी में चीन ने साउथ चाइना सी में आइलैंड्स के कंस्ट्रक्शन का यह मिशन शुरू किया है, जिसमें चट्टानें हैं और उसके ऊपर रेत और पानी भरकर निर्माण किया गया है, और उस सॉल के ऊपर उन्होंने एयर स्ट्रिप्स बनाई हैं। उन्होंने मिसाइलें डाल दी हैं, जहां मिलिट्री फुल टाइम हो सकती हैं। बीजिंग ने समुद्र से 670 एकड़ भूमि को पुनः प्राप्त करके डिस्प्यूटेड रॉक्स को एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग्स, अस्पतालों और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस के साथ आइलैंड्स बनाने के लिए बदल दिया। ऐसे रनवे भी हैं जो फाइटर प्लेन्स को उतार सकते हैं और डिफेंसिव सिस्टम्स, रडार एंटीना और रेडियो सिस्टम से लैस हैं, जिनका उद्देश्य उनके आसपास के क्षेत्र की सर्वेलेंस करना है। इस तरह से चीन के आइलैंड्स का उपयोग अन्य देशों को रिसोर्सेज के विकास को रोकता है, और जो सीधे संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन का इन्फ्रिंजमेंट करता है। लॉ ऑफ द सी, जिसे अनक्लोज एनक्लोज के रूप में भी जाना जाता है, 1982 में स्थापित किया गया था। अपने तट से 12 समुद्री मील का क्षेत्रीय क्षेत्र और 12 समुद्री मील जहां इसका सीमित नियंत्रण है, और 200 समुद्री मील का एक विशेष इकोनॉमिक सेक्टर। चीन का तर्क है कि पैरासेल और स्प्रेटली आइलैंड उसके क्षेत्र का हिस्सा हैं, और इसलिए उन विशेष इकोनॉमिक सेक्टर्स के भीतर उनकी ओनरशिप है। चीन और एशियाई देशों के डिप्लोमेट्स ने एक प्रस्ताव की उम्मीद में पहले कानूनी रूप से बाइंडिंग डॉक्यूमेंट पर अपना ध्यान केंद्रित किया है। एशियाई देशों और चीन ने साउथ चाइना सी में कोड ऑफ कॉन्डक्ट पर बातचीत शुरू करने के लिए एक अग्रीमेंट पर पहुंचने के लिए कहा है। साउथ चाइना सी में स्थिति और अधिक डेंजरस हो गई है, क्योंकि 2012 से इस क्षेत्र में अमेरिकी प्रेजेंस बढ़ रही है। अब तक बीजिंग फंडामेंटल डेमोक्रेटिक वैल्यूज या पिछले वर्षों के एशियाई चार्टर में इम्प्लिसिट वैल्यूज का सम्मान नहीं करता है। हमने रीजनल पार्टनर्स से बहुत सारी पॉजिटिव अप्रोच देखी है, जो चीन को ग्लोबल सुपर पावर के रूप में जगह देना चाहते हैं, लेकिन चीन का आना थोड़ा कठिन है। साउथ चाइना सी में बीजिंग के इलीगल क्षेत्रीय क्लेम्स पर अमेरिका ने चीन के खिलाफ अपनी सबसे स्ट्रॉन्ग वार्निंग्स में से एक जारी किया है। चीन की एंटीशिप बैलिस्टिक मिसाइल्स को कैरियर किलर्स के रूप में भी जाना जाता है। चीन की बहुत सारी एक्टिविटीज हैं। वहाँ बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन्स और अमेरिकियों को उनके साउथ कोस्ट से दूर रखने का एक तरीका। चीन और अमेरिका दोनों साउथ चाइना सी को उनके ओवरऑल स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं, जिसका अर्थ है कि वे मिलिट्री एक्टिविटीज की वृद्धि के लिए कठिन स्ट्रगल करने जा रहे हैं। ट्विटर और सरकारी टीवी पर जुबानी जंग वॉरशिप्स और मिलिट्री एक्सरसाइजेस में तब्दील हो गई है। जैसा कि साउथ चाइना सी की बात आती है, दो चीजें हो सकती हैं यदि चीन के खिलाफ अलायंस बन जाता है। आप देखेंगे कि चीनी अधिक एग्रेसिव हो गए हैं, जिसका एकमात्र सब्स्टिट्यूट किसी प्रकार का अधिक स्ट्रॉन्ग अलायंस ही है। यदि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें।